गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि हमने बेसिक क्लास कल फिनिश कर दी थी और आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट लेसन, या पूरी बुक जो 10th क्लास की है साइंस की उसका फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये 5 नंबर का लेसन है, थोड़ा ध्यान रखना। 5 नंबर क्या है, अब इसमें चाहे एक नंबर के 2 प्रश्न दे दे, वो एक 3 नंबर का प्रश्न दे दे बड़ा। वैसे ये लेसन बहुत आसान है अगर डीपली समझा जाए तो, नहीं तो बहुत हार्ड है। वैसे तो आसान ही, आराम से आप कर लोगे, मुझे पता है। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक शब्द को समझने से पहले आपको चेंज या परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। क्या स्टूडेंट? परिवर्तन, थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये तो चीज आप जानते हो, ये शब्द का अर्थ आप जानते हो। परिवर्तन क्या होता है कि वातावरण में या हमारे चारों ओर किसी भी प्रकार का जो बदलाव होता है वही परिवर्तन कहलाता है। ये तो बेसिक सी चीज है। परिवर्तन क्या है? किसी वस्तु में जो चेंज आ जाता है या किसी वस्तु में जो बदलाव आता है या किसी व्यक्ति में जो बदलाव आता है वही परिवर्तन कहलाता है। वातावरण में हो रहा है तो भी परिवर्तन है। तो विद्यार्थियों, परिवर्तन को 2 भागों में विभाजित किया गया जो हमें समझने हैं। हमारा जो लेसन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि परिवर्तन को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कितने भागों में? 2। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, केमिस्ट्रिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिस्ट्रिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिस्ट्रिकल चेंज। भौतिक विज्ञान भौतिक परिवर्तन और वह है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं जी? 2। भौतिक, रासायनिक। भौतिक, रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं पहले ये समझे। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार। रंग आप जानते हैं, रूप का समझ लीजिए और आकार समझ लीजिए। शेप को रूप बोलते हैं, शेप वैसे आकार कहलाती है, पर रूप उसका जो हमें दिखाई दे रहा है। मान लीजिए वो चाकोर आकार का या आयताकार है, उत्तरी भुजाकार है या गोल है या जैसे भी आकृति का है, वो उसका रूप है। दूर से हमें दिख रहा है कलर, आकार उसका आप जानते ही हो, जो वो स्थान गिर रहा है वो उसका आकार है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको तो परिभाषा लिखनी है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ मतलब समझते हो ना, कोई भी वस्तु है वो सभी पदार्थ है। मतलब सभी वस्तुएं जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है वो पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ। इस प्रकृति में जो भी वस्तु है वो जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है उन सभी कणों को क्या बोला जाता है? पदार्थ कहते हैं। तो हम बात परिभाषा की नहीं करें, हम बोल रहे हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, आकार में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परंतु इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो रासायनिक गुण है इसमें रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले सुन लीजिए, भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे? किसी कागज को फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? तो उत्तर आएगा जी भौतिक परिवर्तन। कैसे? कागज को जैसे आप 2 हिस्सों में कन्वर्ट करोगे तो वो कागज ही कहलाएगा। उसको मैं टेप लगाकर यूज कर सकता हूं, आसान सी बात है। अगर मैं इस कैप को हटा दूं तो ये भी कौन सा चेंज है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन है। मैं वापस इसको लगा दूंगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो एक परिभाषा ये भी बनती है, ऐसा परिवर्तन जो कुछ समय के लिए हो या कुछ क्षण के लिए होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इतनी सी बात है। परिभाषाएं बहुत है पर मेन जो हमारी बुक में है या जो हमें लिखनी है वो ये है, किसी पदार्थ के रंग, रूप या आकार में जो परिवर्तन होता है वही उसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, यह अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी, जो चेंज किया जा सकता है तथा यह उत्क्रमणीय होते हैं। अब ये वर्ड आ गया, क्या आ गया?
उत्कर्मणीय होते हैं। इसको मैं भी समझाऊंगा, बस एक बार ये शब्द याद रखें, ठीक है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है, अर्थात ये अस्थायी होते हैं और उत्कर्मणीय होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और क्या होते हैं? उत्कर्मणीय होते हैं, अर्थात इनको चेंज किया जा सकता है। इसमें रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है विद्यार्थियों। अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले रासायनिक परिवर्तन देखिए, सीधी सी बात है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के ताप, दाब, श्यानता, ताप, दाब, श्यानता में परिवर्तन होता है। यह सीधा सा शॉर्ट में समझे, किसी पदार्थ पे उसके रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के जो रासायनिक गुण जैसे उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसके ताप में, उसके दाब में जो अंतर आ जाता है या जो परिवर्तन आ जाता है वही उसका क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। मैं एक पॉइंट छोड़ दिया था, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे देखो, एक उदाहरण से आप दोनों समझ जाओ। मैंने दो कागज लिए, एक कागज को यहां रहा, एक कागज को यहां रहा। इस कागज को, पहले कागज को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, इस कागज को मैंने जला दिया। इस कागज की जो बात कर रहा हूं, जिसको मैंने दो हिस्सों में बांटा, वह दोनों कागज ही है, नया पदार्थ नहीं बना। जबकि इसको जलाने पर नया पदार्थ राख बन गई। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता वह भी भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जो ये था। और ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जो कि ये था। तो कागज से राख का बनना तो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि कागज को दो हिस्सों में फाड़कर कागज ही बनाना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें नया पदार्थ बनता है जी, इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता जी। दो चीज समझ गए आप। अब तीसरी चीज, यह स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी। क्योंकि वो जो मैंने इस तरफ जो प्रयोग किया था, जिसमें दो कागज बनाए थे, उसको मैं टेप लगाकर भी, चिपकाकर या स्टेपलर करके भी यूज कर सकता हूं। राख को स्टेपलर कर लूं, टेप लगाऊं, संभव नहीं है, क्योंकि राख से वापस कागज नहीं बनाया जा सकता। तो ये अस्थायी और ये क्या है? स्थायी है। अब बात करते हैं उत्कर्मणीय, तो ये अनुत्कर्मणीय। क्या है? अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय का एक बार इसके आधार पर समझ लीजिए। उत्कर्मणीय क्या होता है? जिसमें वापस वही पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कागज को दो हिस्सों में बांटने से दोनों कागज ही कहलाएंगे, तो उनको जोड़ने पे वही वापस कागज बन जाता है। तो उत्कर्मणीय ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद और उत्पाद से विकारक प्राप्त किए जा सकते हैं। अनुत्कर्मणीय ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद तो बनाए जा सकते हैं, परंतु उत्पाद से विकारक नहीं बनाए जा सकते। ये इनकी रियल परिभाषा है। तो इसको छोड़ते हुए बस इतना सा समझ लीजिए, याद रखने के लिए, उत्कर्मणीय में मेन प्रोडक्ट वापस प्राप्त किया जा सकता है। या यूं समझ लीजिए, कागज से अगर दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता है तो उस दो हिस्सों में बटे हुए कागज से पुनः एक वाला कागज प्राप्त किया जा सकता है। जबकि अनुत्कर्मणीय में कागज को जलाने पे जो राख प्राप्त होती है, उस राख से वापस कागज नहीं बनाया जा सकता। तो विद्यार्थी थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, मैं 2 मिनट में वापस रिपीट कर देता हूं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ नहीं बनता। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यही परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के ताप, दाब में परिवर्तन होता है, या शॉर्ट में बोल लीजिए रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यह स्थायी होता है, नया पदार्थ बनता है, और ये क्या होते हैं? अनुकर्मणीय या अनुत्कर्मणीय होते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये बोर्ड में आएगा। सीधी सी बात है, सिर्फ पूछना हो, जो कि आज तक तो पूछा नहीं, अर्धवार्षिक में जरूर मिल जाएगा, पर वार्षिक में यह प्रश्न नहीं आता। कारण है क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये 9वीं में आपने पढ़ी थी। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर यही अर्धवार्षिक में पेपर में प्रश्न आता है। और जरा ये दे देंगे,
उदाहरण दे देंगे, जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मैं यहां लिख देता हूं, मोम का पिघलना, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा, लोहे पर जंग लगना, तीसरा, मोमबत्ती का जलना, चौथा, दूध से दही का बनना, तो पहला क्या, मोम का पिघलना। अब सबको पता है मोम का पिघलना, मोम पिघल रही है, तो मोम का पिघलना सीधा सा एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग का लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, मोम पिघल गई। अब ये मोम और मोमबत्ती में प्रॉब्लम आती है, मैं ये दोनों एक्सप्लेन करता हूं, 2 मिनट। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगती है तो उससे लोहा टूटता है और ब्लैक कलर का पदार्थ प्राप्त होता है या ब्राउन कलर का, उससे वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। तो ये लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। दूध से दही का बनना, दूध से दही बना सकते हैं पर दही से दूध नहीं बनाई जा सकती, तो यह भी कौन सा परिवर्तन है, एक कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। परंतु मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। कैसे, एक मोमबत्ती में मोम होती है, मोम पहले पिघलेगी, कुछ मोम पिघलती है, कुछ मोम भाप बनकर या गैस बनकर उड़ जाती है, पूरी मोम कभी प्राप्त नहीं होती। अगर ऐसा होता तो नई मोमबत्ती लाने की जरूरत नहीं होती, उसी को वापस हम एकत्रित कर लेते और उसको गर्म करके एक सांचे में डाल के वापस मोमबत्ती बना लेते। परंतु मोम का पिघलना, उसने सीधा बोल दिया मोम का पिघलना है, तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु मोमबत्ती का जलना क्या आएगा, रासायनिक परिवर्तन है। यही प्रश्न में आती है प्रॉब्लम, उसने डायरेक्ट बोला मोम का पिघलना, मतलब मोम पिघल रही है, और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जलती है तब उससे आपको भाप प्राप्त होती है और मोम प्राप्त होती है। जबकि मोम का पिघलना बोला, मोम पिघल रही है सिर्फ, तो मोम पिघल रही है, तो ये तो क्या है, एक फिजिकल चेंज है, मतलब भौतिक परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और ये वाला क्या है, तो ये जी भौतिक प्लस रासायनिक दोनों है, और ये क्या है जी, एक रासायनिक परिवर्तन। बस पेपर में हाफ ईयरली में इतना ही पूछा जाएगा, ये वार्षिक के लिए नहीं है, ये हाफ ईयरली के टॉपिक। ठीक है विद्यार्थियों, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे अपने चलते हैं। एक टॉपिक पे इतना हमने बहुत डिस्कस कर लिया, जितना इसमें है ही नहीं कुछ, इसमें जाकर अंदर ही पूछा जाएगा यार। 4 जो मैंने आपको उदाहरण दिए, बस ऐसे उदाहरण देके पूछ लेगा। ज्यादा एक उदाहरण और है, वो समझ लीजिए। जैसे मैं ये जल ले लूं, आपको मैं 3 सूत्र करवा देता हूं, ये 3 सूत्र याद रखना भी। अगर मैं H2O, क्या विद्यार्थियों, H2O जल होता है, H2O के पैर में यदि मैं लगवा दूं L या लगा दूं L, तो ये होता है जल, पानी। वैसे जल और पानी में डिफरेंस होता है, पर ये है जल। हिंदी में दोनों में अलग अंतर होता है। H2O, अगर मैं इसके लगा दूं S, तो ये होता है बर्फ। क्या होती है विद्यार्थियों, बर्फ का सूत्र। अगर मैं लगा दूं G, तो ये होती है जलवाष्प या भाप, है ना। S लगाते ही बर्फ, L लगाते ही जल, G लगाते ही जलवाष्प या भाप। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस। ये डिफरेंस। अब ये जो मैं सिंबल लगा रहा हूं ना, ये वाला, ये होता है उत्क्रमणीय का। क्या होता है, उत्क्रमणीय। जो मैंने अभी आपको अभिकारक और उत्पाद बताए थे, कई विद्यार्थियों को पता है, जिनको नहीं पता 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, अभी टॉपिक आ रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये उत्क्रमणीय का निशान है, ये जो है ना, ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है, और ये क्या है, अनुत्क्रमणीय का। दोनों में ध्यान देना, ये उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने जल को क्या किया, गर्म, तो उससे बनेगी भाप। उस भाप को एकत्रित करने पर जैसे उसे ठंडा किया, वापस प्राप्त हो जाएगा जल। ठीक है। इसी जल को यदि मैं क्या कर दूं, ठंडा, तो क्या बन जाएगा, बर्फ। और इसी बर्फ को यदि मैं क्या कर दूं, गर्म, तो प्राप्त हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल।
सीधी सी बात है। जल को जैसे ही गर्म करोगे तो भाप बनेगी, मतलब गैस बनेगी। इसी गैस को एकत्रित करके ठंडा करोगे, वापस पानी बन जाएगा। इसी पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगी। इसी बर्फ को आप क्या कर दो गर्म, तो वापस क्या बन जाएगा, जल। तो सीधी सी बात है, यह परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जिसमें देखो तीनों ही अवस्थाएं बारी बारी बदल रही हैं आपस में। ये थी बस भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वर्डिंग बहुत आसान है, ये याद रख लेना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सीधा सा उत्तर आएगा, किसी अभिक्रिया में या किसी भी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। खत्म। हमने क्या बोला, किसी भी अभिक्रिया या किसी भी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। खत्म, बस इतनी सी चीज है। क्या लिखना है, किसी पदार्थ या अभिक्रिया में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इतनी सी, बस खत्म। क्या लिखना है, किसी पदार्थ या अभिक्रिया में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलो इतनी सी चीज। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसकी, रासायनिक समीकरण की। किसकी, रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण देखो जी आसान है। कैसे, मैं एक आपको लिख के दिखाता हूं रासायनिक समीकरण। कोयले का दहन C+O2 से CO2 का बनना। C+O2 से क्या बनना, CO2 का बनना। थोड़ा ध्यान देना, जो मैं अभिकारक उत्पाद कर रहा था ना, वो अभी आपको मैं समझा देता हूं। ये जो होता है ना, ये कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक या रिएक्टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अभिकारक या क्रियाफल बोलते हैं। नीचे दिख जाएगा ना, यहां लिख देता हूं क्रियाफल। इसको बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, इंग्लिश में प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल, हिंदी में बोलते हैं रिएक्टेंस, इंग्लिश में प्रोडक्ट, इंग्लिश में अभिकारक या क्रियाफल, हिंदी में उत्पाद या सॉरी ये क्रियाकारक आएगा, क्रियाफल नहीं, क्रियाकारक, क्रियाकारक या क्रियाफल। ठीक है। अब याद रखना, ये साइड होती है लेफ्ट और ये होती है राइट, या हिंदी में बोलो तो ये होता है बायां और ये होता है दायां। अब ये आपको आना चाहिए, ये मेरी गलती नहीं है, ये आपको बचपन में सिखाया गया होगा। जैसे आपको याद रखना रख लीजिए, याद रखना। अब हमेशा याद रखना, किसी भी समीकरण में, ये एक समीकरण मैं परिभाषा बताता हूं, किसी भी रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ सदैव अभिकारक आते हैं, रिएक्टेंस आते हैं, जबकि दाईं तरफ तीर के बाद हमेशा क्या आते हैं, प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद आते हैं। थोड़ा दिमाग में बिठा लेना चीज को। लेफ्ट साइड हमेशा अभिकारक आते हैं, जबकि राइट साइड सदैव क्या आते हैं, उत्पाद आते हैं। या देसी तरीके में याद रखें, इस तीर के जी पहले, इस तीर के जी पहले सदैव क्या आते हैं, अभिकारक, तीर के बाद हमेशा क्या आते हैं, बात। परिभाषा था, कोई पूछता थोड़ा ना है, अगर पूछ ले तो अभिकारक की परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ या रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। यह तीर के चिन्ह के पहले या बाईं ओर लिखे जाते हैं। उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वही उत्पाद कहलाते हैं, और ये सदैव तीर के निशान के आगे या बाईं ओर लिखे जाते हैं। ये दोनों की परिभाषा हो गई, आसान था ना।
इतना हार्ड है नहीं जितना आपने इसको बना रखा है। अब देखो मैं वापस लिखता हूं कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण और फिर आपको बताता हूं परिभाषा रासायनिक समीकरण। C प्लस O2 से CO2 का बनना, C प्लस O2 से क्या बनना, CO2 का बनना। अब आपने इसको ढंग से देखा, ये क्या एक तत्व है, ये क्या एक अणु है और ये क्या है यौगिक। वैसे तो ये भी अणु है, गैसीय अणु है, पर ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगा, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। इंग्लिश के जितने वर्ड आते हैं वो सभी तत्व होते हैं, उनके साथ उनके पैरों में यदि मैथ का चिन्ह लग जाए तो वो सभी क्या होंगे, अणु। और यदि उनके साथ दो तत्व जुड़कर मैथ लग जाए तो वो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक। मैंने समझाया था ना, देखो समझना आसान है, रटना आसान है। इंग्लिश के जितने वर्ड आते हैं वो सभी अकेले अकेले आए तो तत्व, यदि उनके नीचे मैथ लग जाए, मतलब गणित के अंक लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अंक लग जाए तो वो सभी अणु। यदि उनमें दो इंग्लिश के शब्द आ जाए, बड़े छोटे दोनों आपस में आ जाए, या कैसे भी इंग्लिश के शब्द उनके साथ मैथ आ जाए तो वो सभी यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब ये एक बेसिक तरीका है समझ याद रखने का। तो मैंने क्या बोला, इसकी परिभाषा लिखी, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व या यौगिकों, अणु भी लिख लो, अणु कोई बात नहीं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है इसलिए रासायनिक अभिक्रिया। इसका नाम हिंदी में क्या है, कोयले का दहन। कोयले को जलाओगे तो क्या प्राप्त होगी, राख। यह एक रासायनिक समीकरण होगी ना, सीधी सी बात है, क्योंकि राख से कोयला नहीं बनाया जा सकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व या यौगिकों को, बड़े बड़े लेते हैं सारे डिप्ली नहीं लेते, तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीक, प्रतीक मतलब जैसे कार्बन को C से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, ये प्रतीक होते हैं। अणुसूत्र, जैसे हम ऑक्सीजन को बोलते हैं O पर अणुसूत्र लिखते हैं O2, वैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं हिंदी में, परंतु उसका अणुसूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से बनी है, कार्बन और ऑक्सीजन से, C और O से। जबकि इसका अणुसूत्र लिखा जाता है तो CO2 होता है अणुसूत्र, जो हमने बेसिक क्लास में समझा था, अणुसूत्र। अणुसूत्र ये एक प्रतीक है, कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का प्रतीक O, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड एक अणुसूत्र है, यौगिक है तो CO2। ऐसे ही जल का क्या होता है, H2O, नमक का क्या होता है, NaCl। वही कहानी है सारी की सारी। बस थोड़ा डीपली समझे, दिमाग लगा के आराम से। क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व या यौगिकों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीकों, उनके अणुसूत्रों में लिखने के पश्चात या लिखने पर जो रासायनिक अभिक्रिया या जो समीकरण प्राप्त होती है वही रासायनिक समीकरण है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व और यौगिकों को उनके प्रतीकों, उनके अणुसूत्रों में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वही समीकरण क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। सबसे आसान, फटाफट क्या बोलेंगे, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व और यौगिकों को उनके प्रतीकों और अणुसूत्रों में लिखने के पश्चात या लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वही समीकरण क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कोयले का दहन, और लिखता हूं मैं, रुको, गंधक का दहन, गंधक का दहन, गंधक मतलब सल्फर का दहन जैसे करोगे तो SO2 निकलेगी। 10 इतनी सी थी। तो आज आपने क्या क्या समझा, ज्यादा नहीं समझाया आज मैंने, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि आज स्टार्ट है ना, इसलिए फर्स्ट लेसन था। तो पहले हमने चेंज के बारे में बात किया, फिजिकल चेंज और केमिस्ट्रिकल चेंज के बारे में, फिर हमने बात की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर हमने बात की रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इतना ही पढ़ाया, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा। कुछ एक हमने अभिक्रिया में पढ़ा, मतलब हमने ये समझा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उनकी छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ी।
ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी 1 मिनट रुक जाएं, जल्दबाजी मत करें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। और कल थोड़ा बड़ा लेक्चर लगाएंगे। कल रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझेंगे पूर्णतः, और इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर लगभग 6 या 7 दिन चलेगा और ये 5 नंबर का, ज्यादा बड़ा नहीं है। निश्चिंत रहे, हम एक भी नंबर हमारे बोर्ड से जाने नहीं देंगे। ये जो आपको टॉपिक करवाया आज, इसमें से वार्षिक के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो वो ये है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषा बस। बाकी जो आपने पढ़ा वो सब अर्धवार्षिक के लिए था, वार्षिक के लिए कोई नहीं था। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।